हेलो फ्रेंड्स, इनसाइड लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली इसलिए हम बना रहे हैं कि जिससे कि आपके सारे सॉफ्टवेयर के कंफ्यूजन दूर हो जाए। सॉफ्टवेयर कैसे परचेज होगा, सॉफ्टवेयर कैसे रजिस्टर होगा, सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद कैसे इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद कैसे ये वर्क करेगा, फोटो सेंस सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क है, एल्बम सेंस 2021 में क्या फ़र्क है। तो ये सारी डिटेल्स क्लियर करने के लिए मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक का हो जाएगा। तो आप अगर पेशेंस रख के देखेंगे तो शायद आपको फिर कभी कस्टमर केयर में या कंपनी में फ़ोन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन एंड टेक्निकल ट्यूटर ऑफ इनसाइड लॉजिक प्राइवेट लिमिटेड। ये देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है फोटो सेंस, दूसरा है एल्बम सेंस 2021 और तीसरा है विजुअल सेंस जो कि कमिंग सून है, जो अभी अवेलेबल नहीं है। अब फोटो सेंस और एल्बम सेंस 2021 में क्या फर्क है? फोटो सेंस एक कंप्लीट इमेज एडिटिंग सॉल्यूशन है जिसके अंदर कंपनी आपको देती है स्मार्ट ट्यूटोरियल, मतलब कि ट्रेनिंग का जो फंडा है, मतलब सॉफ्टवेयर पूरा टूल्स उसके जो सीखने के होते हैं उसके लिए देती है स्मार्ट ट्यूटोरियल। डिजाइनिंग मटेरियल, मतलब कि इसमें आपको मिलेगा पूरा डिजाइनिंग मटेरियल। डिजाइनिंग मटेरियल में आपको मिलेंगे मास्क, बैकग्राउंड्स, क्लिप आर्ट, फॉन्ट्स, ये सारी चीजें जो भी आपको अवेलेबल होंगी ये सब कुछ आपको फोटो सेंस के साथ अवेलेबल होगा। और पूरे इमेज एडिटिंग टूल्स, मतलब कि सिंगल इमेज को आप एडिट करना चाहते हैं, उसका करेक्शन करना चाहते हैं, सिंगल इमेज की जो कोई भी आप फाइलें बनाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको फोटो सेंस में मिलेगा। और ये फोटो सेंस आपके लिए है कंप्लीटली फ्री, जिसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करना नहीं है। सिर्फ वेबसाइट पे रजिस्टर होना है। रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करते ही आपके ईमेल पे एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी आप जैसे ही इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं तो ओटीपी डालते ही आपको उसका डैशबोर्ड की पूरी फॉर्मेलिटी, मतलब जो भी फॉर्मेलिटी आपकी कंप्लीट हो जाती है और पूरा डैशबोर्ड आपको एक्सेस करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद दूसरा जो है अपना, वो है एल्बम सेंस 2021। अब ये एल्बम सेंस 2021 में और फोटो सेंस में क्या फर्क है? तो फोटो सेंस में आपको इमेज एडिटिंग के सारे फीचर्स मिलते हैं। वो सारे फीचर्स आपको एल्बम सेंस में तो अवेलेबल है ही, क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर तो वही रहेगा। जो सॉफ्टवेयर आप फोटो सेंस में यूज कर रहे हैं वही सॉफ्टवेयर आपको एल्बम सेंस 2021 में मिलेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? तो एल्बम सेंस जो इसका नाम है, इट इज स्पेशली डिजाइन फॉर वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग। शादी के, बर्थडे के, सगाई के, जो कोई भी आप एल्बम बना रहे हैं तो उस एल्बम के लिए जरूरी जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट आपकी एल्बम सेंस 2021 में फुलफिल की जा रही है। तो इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होगा? एक अनलिमिटेड एल्बम टेम्पलेट्स, मतलब कि हर साइज के, हर डिजाइन के टेम्पलेट्स आपको सारे कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल होंगे जो आप परचेज करके यूज कर सकते हैं। एल्बम सेंस में आपको एल्बम डिजाइनिंग में जरूरी जितनी भी चीजें हैं वो सारी दी गई है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि फोटो करेक्शन इन बैच आपके एल्बम, क्योंकि इमेज एडिटिंग में क्या होता है, हम एक एक फोटो को करेक्शन करते हैं जिसे हम मैन्युअली करते हैं, बल्कि एल्बम डिजाइनिंग में हमें क्या करना पड़ता है उसकी जगह पे कि हमें पूरे के पूरे फोल्डर के सभी फोटो को करेक्शन करना पड़ता है। जैसे 300 फोटो कस्टमर ने सिलेक्शन करके दिए हैं, 500 फोटो दिए हैं, तो हमें 500 के 500 फोटो का कलर करेक्शन करना होता है। तो ये 500 के 500 फोटो का कलर करेक्शन हम एल्बम सेंस के अंदर कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी हमें दी गई है बैच कलर करेक्शन। तो बैच कलर करेक्शन की फैसिलिटी की मदद से हम पूरे एल्बम के फोल्डर को एक क्लिक में ही करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट होती है एल्बम डिजाइनिंग के अंदर, वो है फोटो अटैचमेंट। तो आपके फोटोग्राफ जो है वो टेम्पलेट के अंदर, फिर वो ब्लैंक टेम्पलेट हो या डिजाइन टेम्पलेट हो, तो टेम्पलेट के अंदर आपके फोटोग्राफ अटैच हो जाने चाहिए। इट कॉल्स फोटो अटैचमेंट।
जो इजी मेथड में होना चाहिए। तो फोटो अटैचमेंट जो है उसके भी सभी ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं जो इजीली है, जिसके लिए आपको ऑटो पेज मिलता है, टेम्पलेट्स मिलता है और बैच एल्बम डिजाइनिंग मिलता है। बैच एल्बम डिजाइनिंग की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे एल्बम को सिंगल क्लिक में डिजाइन कर सकते हैं। तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कंटेंट मिले, मतलब कि डिजाइन करने के लिए जो भी रेडी टू यूज कंटेंट है, जो ऑटोमेशन के साथ काम करता हो, वो अनलिमिटेड कंटेंट आपको एल्बम सेंस 2021 में अवेलेबल हो जाता है, जो ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये कंटेंट आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सारे साइज के ऑप्शन है। बेसिक साइज 4 रहती है। इन चारों साइज में से सॉफ्टवेयर आपको करीब 44 साइज, मतलब कि 44 साइजों में डिजाइन बना के देता है। इसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट जो होती है वो है इजी फोटो कटिंग। इजी फोटो कटिंग आपको फोटोसेंस में भी मिल रहा है, वही फोटो कटिंग फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिल रही है। तो एल्बम डिजाइनिंग के लिए जरूरी जो चारों चीजें हैं मैं फिर से आपको बता देता हूं। बैच कलर करेक्शन, इजी फोटो अटैचमेंट, अनलिमिटेड डिजाइनिंग कंटेंट, टेम्पलेट्स और डिजिटल मिक्सिंग के पेज, मतलब कि डीएम पेज और फोटो पेज। इसके अलावा उसमें लगाने के लिए जो फोटो कटआउट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो स्मार्ट कटिंग फैसिलिटी है, वो सारी चीजें आपको एल्बम सेंस 2021 में मिलती है। अब मैं आपको इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग करवा देता हूं। तो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड होगा, कैसे इंस्टॉल होगा और किस तरह से ये काम करेगा। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन की फैसिलिटी दी गई है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। अगर आप नए यूजर हैं, आप फर्स्ट टाइम ही वेबसाइट पे आए हैं और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, स्टेट, कंट्री, और जैसे ही आप ये चीजें इसमें फुलफिल करेंगे, जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एंटर ईमेल ओटीपी का ऑप्शन आ जाता है। तो आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आप जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो कंटिन्यू करते ही आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद आप सीधे यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपको सॉफ्टवेयर, उसका ट्रेनिंग ट्यूटोरियल, उसके टेम्पलेट्स, मास्क, बैकग्राउंड, स्ट्रोक, क्लिप आर्ट, कस्टम शेप, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ से डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आप फोटोसेंस के फ्री यूज़र हैं, आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो आपको टेम्पलेट का डाउनलोड फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगा। टेम्पलेट तभी डाउनलोड होंगे जब आप उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। तो ये दो वेरिएशन है फोटोसेंस में और एल्बम सेंस में। एल्बम सेंस इट इज अ चार्जेबल प्रोडक्ट, फोटोसेंस इट्स अ फ्री प्रोडक्ट। इसके बाद जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए आपसे वो ड्राइव लेटर पूछता है। ड्राइव लेटर डालने के बाद वो सॉफ्टवेयर आपका उसी फोल्डर के अंदर, उस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। इसके लिए आपको कोई कस्टमाइज फोल्डर सिलेक्ट करने की या बनाने की ज़रूरत नहीं है। फोटोसेंस नाम का फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, एल्बम सेंस 2021 में भी आपको इंस्टॉल तो फोटोसेंस ही करना है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एल्बम सेंस में एल्बम डिज़ाइनिंग की ऑटोमेशन की फैसिलिटीज़ दी हुई है, फोटोसेंस में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सॉफ्टवेयर दोनों का सेम है। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद इतने फोल्डर्स आपके जनरेट होते हैं। मटेरियल, जिसके अंदर आपका पूरा मटेरियल इंस्टॉल हो जाता है, बैकग्राउंड, क्लिप आर्ट, इफेक्ट लेयर, मास्क, फोटो बॉक्स, शेप, स्ट्रोक। इसके बाद ट्यूटोरियल वीडियोस के अंदर आप जिस भी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल आपने डाउनलोड किया है, सॉफ्टवेयर के साथ आपको क्लिक एंड लर्न टेक्नोलॉजी का पूरा वीडियो ट्यूटोरियल दिया जाता है, जिससे कि किसी भी कमांड पे क्लिक करके आप उसका वीडियो ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए वो सारे वीडियोस अंदर दिए हुए हैं। यही वीडियो आपको सॉफ्टवेयर के अंदर जिस कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेटिकली प्ले हो जाएंगे। ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। अब
ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले विंडोज में जाके ऑटो एल्बम पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ऑटो एल्बम पे क्लिक करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइनिंग मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि ये बैच एल्बम, चेंज पेज, ऑटो पेज और टेम्पलेट, ये 4 ऑप्शन आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ऑटोमेटिक एल्बम डिजाइन करने से पहले सबसे पहले आपको उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। अब ये प्रोजेक्ट हमें क्यों बनाना पड़ता है और क्यों फायदेमंद है वो मैं आपको समझाता हूँ। एल्बम डिजाइनिंग करने के लिए हमने जो सिलेक्टेड फोटोज किसी एक फोल्डर में सिलेक्ट करके रखे होते हैं, उसमें हमें रेगुलरली ये मेंटेन करना होता है कि कितने फोटो यूज हो गए हैं, कितने फोटोज का एल्बम डिजाइनिंग करना बाकी है। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्ट मदद करता है। प्रोजेक्ट क्या करता है, आपका जो भी काम आपने सिलेक्ट किया है, वो कॉन्फ़िगरेशन किया है, आधा एल्बम बना है तो आधा आप छोड़ के चले गए, बाद में भी करना चाहते हैं, तो वो प्रोजेक्ट बना हुआ होता है। तो उसमें ये सारी हिस्ट्री मेंटेन होती है। आपके यूज्ड फोटो दिखाता है, अनयूज्ड फोटो दिखाता है, कितने पेज बने हैं, कितने पेज आप बनाना, मतलब कितने फोटोज आपके बाकी रहे हैं, वो सारा डिटेल आपको यहाँ से दिखता है यूज्ड फोटोज और एल्बम पेजेस से। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट न्यू एल्बम। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इसलिए ट्रेनिंग एल्बम ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया। इसके बाद सेव पाथ पे क्लिक करके हम ये जो हमारा प्रोजेक्ट बना रहे हो कौन से पाथ पे सेव करना है उसका पाथ दे देते हैं। मैंने डेस्कटॉप का पाथ दे दिया। एल्बम कैटेगरी में यहाँ पे हमें डीएम और वेडिंग एल्बम 2 कैटेगरी अवेलेबल है। अभी हम वेडिंग एल्बम बना रहे हैं इसलिए हम वेडिंग एल्बम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जितने भी टेम्पलेट्स आपने डाउनलोड किए होंगे उस टेम्पलेट में से बनने वाली सारी साइजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप सारे के सारे टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको 44 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। अगर आप कम साइज है, मतलब कि 12-36 का एक ही साइज आपने डाउनलोड किया तो आपको उसके बनने वाले 9 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 12-30 में उससे ज़्यादा बनते हैं, फिर आपको 17-24 में अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं, 12-24 में अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एल्बम डिजाइनिंग अलग अलग 3 डिपार्टमेंट में होती है। एक होती है लैंडस्केप बेस्ड, मतलब कि वाइड एल्बम, वाइड फॉर्मेट एल्बम, 12-30, 12-36 ये जो बनते हैं दैट आर द वाइड फॉर्मेट एल्बम। एक बनते हैं हमने खड़े एल्बम, मतलब कि हॉरिजॉन्टल एल्बम, जिसको आप पोर्ट्रेट बेस्ड एल्बम भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए 17-24 दिया गया है। और तीसरे बनते हैं स्क्वायर एल्बम, जिसके लिए हमने 12-24 का साइज दिया है, जिसमें आपके पेज स्क्वायर साइज में बनते हैं। यहां पे हम बना रहे हैं 12x30, तो मैंने 12x30 सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहां पे फोटो पाथ का ऑप्शन है, मतलब कि कौन से फोटोज, मतलब कि ओरिजिनल सिलेक्टेड फोटोज का फोल्डर मुझे सिलेक्ट करना है। वो फोटो फोल्डर सिलेक्ट करके मैं एल्बम बनाना चाहता हूं। अब ये करने से पहले मैं एक और बात आपसे क्लेरिफाई करना चाहता हूं। हम जब एल्बम बनाना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे फोटोज जो हैं वो करेक्शन होके ही इसमें आए। तो इसके लिए हम सबसे पहले उस फोटो के फोल्डर का कलर करेक्शन कर लेते हैं। तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। यहां मैं इमेज में जाता हूं और बैच ऑटो करेक्शन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं बैच ऑटो करेक्शन पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए मेरा बैच ऑटो करेक्शन मोड ओपन हो गया है। यहां पे सिलेक्ट सोर्स में जाता हूं। यहां पे मैंने ट्रेनिंग के लिए एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, ये मीटिंग एल्बम करके मैंने बनाया है। ये मीटिंग एल्बम का फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया और ओके के बटन को क्लिक किया। ये देखिए मेरा फोल्डर यहाँ पे ओपन नीचे हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्टार्ट बैच ऑटो करेक्शन दिया हुआ है। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो इस फोल्डर के अंदर मेरे टोटल 92 फोटोग्राफ्स हैं। तो 92 फोटोग्राफ्स का ऑटोमेटिकली करेक्शन हो जाएगा। वो करेक्शन वाले फोटोग्राफ्स मेरे उसी फोल्डर के अंदर करेक्शन नाम के फोल्डर में स्टोर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम मीटिंग एल्बम वाले फोल्डर की जगह उस करेक्शन वाले फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें करेक्शन किए हुए इमेज रेडीमेड अवेलेबल हो जाए। ये देखिए हमारा पूरा फोल्डर करेक्शन हो गया है। मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज इसलिए कर लिया था क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो टाइम लेता है, क्योंकि हर फोटो को करेक्शन करने में करीब 15 से 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमारे 92 फोटोग्राफ्स थे तो उस हिसाब से हमारे 15 मिनट का टाइम गया है। तो ये टाइमिंग जो गया इसलिए मैंने बीच में पॉज लगा दिया था। तो ये करेक्शन होके सभी फोटोग्राफ्स यहाँ पे नीचे अवेलेबल हो गए हैं।
अब ये जो बैच करेक्शन हुआ है उस करेक्शन को अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसके सारे मॉडिफिकेशन टूल्स दिए हुए हैं। मैं किसी एक फ़ोटो को आपको डबल क्लिक करके करेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम इस फोटो के करेक्शन को एडिट करना चाहते हैं तो ये देखिए ये फ़ोटो लोड हो गया है। मैं यहाँ से प्रीव्यू चेक अनचेक करके बिफोर आफ्टर का प्रीव्यू देख सकता हूँ। ये ओरिजिनल फ़ोटो है, ये मेरा करेक्शन किया हुआ, मतलब कि उसके ऊपर जो रेड कलर कास्ट थी वो रेड कलर कास्ट रिमूव हो गई है। अब उसकी अगर मैं ऑपेसिटी सेट करना चाहता हूँ तो ये ऑपेसिटी में सेट कर सकता हूँ। अगर मैं सिलेक्टेड पार्ट में से ही करेक्शन हटाना चाहता हूँ, समझो फेस पे से मुझे करेक्शन हटा देना है, तो मैं यहाँ पे रिमूव सिलेक्ट रखूँगा, यहाँ से फेदर में सेट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ब्रश को सिर्फ फेस के एरिया में रख देता हूँ। तो ये देखिए मेरा करेक्शन फेस के एरिया में से हट गया है, बाकी के एरिया में करेक्शन देखिए ऊपर जो पगड़ी जो पहनी हुई है वहाँ पे करेक्शन अप्लाई हुआ है, बट फेस में से मेरा किया हुआ करेक्शन हट गया है। अगर मैं उसे फिर से लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और उससे थोड़े ज़्यादा पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए फिर से मेरा करेक्शन अप्लाई हो गया है। प्लस अगर मैं उसको डायरेक्शनल ऑपेसिटी देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट ऑपेसिटी दी हुई है। मैं राइट साइड से उसकी ऑपेसिटी सेट कर सकता हूँ, अपर साइड से कम कर सकता हूँ। ये देखिए सिर्फ ऊपर की साइड से ही उसकी ऑपेसिटी सेट हुई है। इन शॉर्ट करेक्शन करने के बाद भी किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन अगर हमें करना है तो वो इसमें इजीली अवेलेबल है। ब्लेंडिंग मोड भी सेट किए जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट। ये इस तरह से अपना करेक्शन कंप्लीट हो गया है। मैं इसे क्लोज करता हूं। अब हम फिर से एल्बम प्रोजेक्ट बनाते हैं। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग एल्बम, इसका पाथ मैं डेस्कटॉप पे दे देता हूं। एल्बम कैटेगरी में वेडिंग एल्बम 12x30। फोटो पाथ अपना ऑलरेडी मीटिंग एल्बम का फोल्डर है, बट अब हम क्या करेंगे, करेक्शन नाम का फोल्डर सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें करेक्शन किए हुए फोटोज यहाँ पे मिले। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा फोल्डर हम ऐड करना चाहते हैं तो क्लिक करके हम दूसरे फोल्डर्स भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हमने कटआउट किए हुए कुछ फोटोज अलग फोल्डर में रखे होते हैं तो हम कटआउट भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट पाथ दिया हुआ है। अगर आपने सॉफ्टवेयर डी में इंस्टॉल किया है और डी में जगह ना होने के कारण आप चाहे तो टेम्पलेट दूसरे पाथ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उस समय भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको कोई फोल्डर डिज़ाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्राइव लेटर सिलेक्ट करना है। तो वो ड्राइव लेटर ऑटोमेटिकली फोटोसेंस नाम का पाथ बना लेगा। वो टेम्पलेट्स फोटोसेंस का फोल्डर बना लेंगे, उसके अंदर पीएस डाटा नाम का फोल्डर बनाएंगे। पीएस डाटा के अंदर वेडिंग एल्बम कैटेगरी बनेगी। फिर जिस साइज के टेम्पलेट आपने इंस्टॉल किए हैं उस साइज का फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो ये उसका पूरा पाथ का मेथड है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये मैं डी ड्राइव में अपना इंस्टॉलेशन है। ये फोटोसेंस, ये पीएस डाटा, ये वेडिंग एल्बम, यहाँ पे सारी साइज है। तो इस तरह से आप अपने टेम्पलेट्स यहाँ पे रख सकते हैं। यही इंस्टॉलेशन मेरा ई ड्राइव में भी अवेलेबल है। तो ई ड्राइव में कुछ ज़्यादा टेम्पलेट मैंने इंस्टॉल किए हैं, इसलिए मैं टेम्पलेट अभी ई ड्राइव से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे ई ड्राइव का पाथ है, तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट के लिए ई ड्राइव का पाथ दिया हुआ है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से जाके मैं उसी पाथ को डी ड्राइव में भी सेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कैंसिल दे देता हूँ और ओके के बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके के बटन को क्लिक किया तो मेरा प्रोजेक्ट तैयार होके आ गया है। अब हम देखते हैं कि ऑटोमेटिकली एल्बम डिजाइनिंग कैसे होती है। तो ऑटोमेटिकली एल्बम डिजाइन करने के लिए एल्बम सेंस में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। एक है बैच एल्बम, एक है ऑटो पेज और एक है टेम्पलेट। तो सबसे पहले हम बैच एल्बम को चेक करते हैं। ये जैसे ही मैं बैच एल्बम के बटन को क्लिक करता हूं तो मैं बैच एल्बम की विंडो में चला जाता हूं। यहाँ पे मेरे वही फोल्डर के फोटोग्राफ लोड हो जाते हैं जो फोटो फोल्डर मैंने नीचे सिलेक्ट किया था प्रोजेक्ट बनाने के टाइम पे। यहाँ पे अगर मैं दूसरे फोल्डर में से भी एल्बम बनाना चाहूँ तो मैं फोल्डर चेंज कर सकता हूँ। प्लस
यहां से हम एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहला है कस्टम बैच। कस्टम बैच मतलब क्या? बैच मतलब क्या होता है कि आप एक रो एल्बम बनाते जाएं और उसको बैच में डालते जाएं। बैच मतलब सीरीज में आप डालते जाएं और एंड में जाके जैसे ही आप एक बटन दबाएं तो वो सारी जो सिलेक्शन आपने की हुई है, जो सीरीज आपने तैयार की है, उसको पूरा का पूरा वो रेंडर करके आपको दे दे। वीडियो में हम काफ़ी बार करते हैं कि कुछ सीक्वेंसेस हम एडिट करते हैं, उस सीक्वेंस को हम एक साथ रेंडरिंग में लगा देते हैं। वही सेम फंडा हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है फिक्स बैच। तो फिक्स बैच में क्या होता है, अगर आप किसी भी एल्बम को पर्टिकुलर नंबर ऑफ पेज में बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 92 फोटोज़ हैं, अगर हम 4 फोटो के हिसाब से हम एल्बम पेज डिज़ाइन करें, मतलब पर पेज हम 4 फोटोग्राफ डालना चाहें, तो हमारे 23 एल्बम पेजेस बनते हैं। उसकी जगह अगर हम 8 डालना चाहें तो हमारे 12 पेज बनेंगे, मतलब कि 11 मल्टीप्लाई बाई 8 तो 88 पेज वो बने और 4 फोटो का एक लास्ट पेज हमारा डिज़ाइन होता है। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उसका डिज़ाइनिंग बैच में करता है। हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा एल्बम हम बैच में नहीं बना रहे। मैं आपको कस्टम बैच में 2-4 पेज बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पहले पेज में मैं चाहता हूँ कि 6 फोटोग्राफ आए, तो मैंने 6 फोटोग्राफ सिलेक्ट किए। अगर मैं सीरीज में चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा चाहूँ कि भाई पहले 2 फोटोग्राफ ये रहे, उसके बाद मेरा यहाँ से एक फ़ोटो लिया जाए, एक फ़ोटो ये आए और एक फ़ोटो ये आए, प्लस एक मैं अलग ये एंगल का फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो मैंने अलग अलग जगह से 6 फोटो लिए हैं। मैंने ये 6 फोटो का सिलेक्शन लिया और क्विक क्रिएट के बटन पे क्लिक किया। तो आप देखिए जैसे ही मैंने क्विक क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे रो एल्बम पेज में मेरा एक एल्बम पेज तैयार हो गया है। और जो जो फोटोज मेरे सिलेक्ट हो गए हैं उनके बाहरी साइड, आउटर साइड में ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाता है। ग्रीन कलर का बॉर्डर मतलब कि वो फोटोज मेरे सिलेक्ट हो चुके, मतलब कि मैं उनको एक बार यूज कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उनको फिर से यूज नहीं कर सकता, बट ये मुझे एक डिस्प्ले दिखा रहा है कि ये फोटोज मैं एक बार यूज कर चुका हूँ। अब मैं एक दूसरा पेज बनाता हूँ, इसमें मैं एक ये फ़ोटो लेता हूँ, एक ये लेता हूँ, एक ये फ़ोटो लेता हूँ, फिर यहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ, 4, 5 फ़ोटो का मैं एक पेज बनाता हूँ। ये मैंने 5 फ़ोटो लिए और क्विक क्रिएट के बटन को क्लिक किया। तो इस तरह से मैं अपनी चॉइस के हिसाब से जितने भी नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स में सिलेक्ट करूँगा उस हिसाब से मेरा रो एल्बम पेज बनेगा। अलग अलग साइज में सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेशन जो टेम्पलेट्स आपको दिए हुए हैं उसमें 2 फोटो से लेके 12 फोटो तक के कॉम्बिनेशन रेडीली अवेलेबल है। आप जो वेबसाइट से मैजिक टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं, तो आप जब एक टेम्पलेट डाउनलोड करते हैं तो उसमें करीब आपको 82 लेआउट्स मिलते हैं। हाँ, कुछ छोटी साइज के जो टेम्पलेट्स होते हैं, मतलब कि अभी वेबसाइट पे 12-18 अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर जैसे 12-18 आएगा तो 12-18 में आपको 12 फोटो के कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, उसमें आपको 6 फोटो या 7 फोटो के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मिलेंगे। बट बड़ी साइज के जो एल्बम है, जो जिसकी हाइट 12 है और विड्थ ऐसे 24 है या किसी की 30 है या 36 है, फिर उससे भी एनलार्जमेंट वाले 17-24 वाले जो एल्बम है, 20x30 मतलब 20x36 में जो एल्बम बन रहे हैं, तो इन सब साइजों के अंदर आपको 2 फोटो से लेके 12 फोटो तक के कॉम्बिनेशंस के टेम्पलेट आपको ऑटोमेशन में अवेलेबल है। अब ये 2 मैंने रो एल्बम पेज बनाए हैं। इसके बाद मैं रेंडर के बटन को क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं रेंडर के बटन को क्लिक करूंगा तो मेरे सिलेक्शन के हिसाब से सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एल्बम के पेज डिजाइन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे एक के बाद एक पेज डिजाइन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऊपर हमें प्रोसेसिंग दिखा रहा है, प्रोसेसिंग रो एल्बम पेज 2 of 2, मतलब कि 2 पेज हमारे डिजाइन, दूसरे नंबर का पेज हमारा डिजाइनिंग हो रहा है। ये कभी अगर ऐसे प्रीव्यू आपको मेन सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड मतलब कि वर्कस्पेस दिखाए तो उसमें टेंशन ना लें, आपका सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में रो एल्बम पेज बना रहा है। ये उसका रेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसे मैं ओके करता हूँ और यहाँ पे बैच एल्बम के विंडो में से मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब ये जो पेज मेरे बने हैं वो कहाँ पे आएंगे, तो यहाँ देखिए नीचे फोटो गैलरीज के आगे यूज़र डिज़ाइन नाम का फोल्डर मतलब कि ब्राउज़र दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे दोनों एल्बम पेज तैयार होके आ गए हैं।
तो अगर मुझे इसमें से किसी भी पेज को मॉडिफाई करना है, मुझे उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके चेंज पेज के बटन को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं चेंज पेज के बटन को क्लिक करता हूँ तो मेरा कॉम्बिनेशन वही रहेगा, मेरा सिलेक्शन जो है फ़ोटोज़ का वो वही रहेगा, लेकिन एल्बम डिज़ाइन मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे उन्हीं फ़ोटो में से एक नया एल्बम पेज तैयार हो गया है। तो इस तरह से मैं बैच में पूरा एल्बम बनाने के बाद चेंज पेज की मदद से उसी पेज को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो पूरा एल्बम मेरा चंद मिनटों में बन जाता है। अगर समझो 300 फोटो का एल्बम है और मैं 6 या 7 की एवरेज का बनाना चाहूँ तो एक पेज बनने में 15 से 20 सेकेंड सॉफ्टवेयर लेता है। तो मैं बैच में अगर एल्बम रखूँ तो 20 मिनट के अंदर अंदर तो पूरा एल्बम मेरा रेंडर होकर तैयार हो जाता है। फिर उसमें से कुछ फोटोज़ में सिलेक्शन ले लूँ और सिलेक्ट करके उनको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कुछ मिनटों के अंदर, 1 घंटे के अंदर अगर चाहूँ तो एल्बम डिज़ाइनिंग कर सकता हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरा एल्बम पेज सेव हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं ऑटो पेज। अब देखिए ये जो मेरे फोटोज़ यूज़ हो गए हैं उनके ऊपर ग्रीन बॉर्डर लग चुका है। इसके अलावा जो फोटोज़ हैं उनमें से मैं ऑटो पेज डिज़ाइनिंग करता हूँ। ऑटो पेज की मदद से मैं एल्बम डिज़ाइनिंग करता हूँ। ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट किए, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ये 7 फोटो का मैं एक ऑटोमेटिक एल्बम डिज़ाइनिंग की मदद से, मतलब कि ऑटो पेज के बटन से डिज़ाइन तैयार करता हूँ। ये मैंने ऑटो पेज के बटन को क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उन फोटोज़ के हिसाब से जो भी डिज़ाइन अवेलेबल है उसमें से एक डिज़ाइन तैयार करके मेरे सामने रख देगा। ये देखिए मेरा डिज़ाइन तैयार होके आ गया है। अगर मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है तो मैं फिर से ऑटो पेज के बटन को क्लिक करता हूँ। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने 7 फोटो सिलेक्ट किए तो सॉफ्टवेयर को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। आप जितने भी फोटो सिलेक्ट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उसके सिलेक्शन के हिसाब से सॉफ्टवेयर खुद ब खुद एक डिज़ाइन आपको तैयार करके दे देता है। यह आपके सामने एक और डिज़ाइन तैयार होके आ गया है। अगर इनमें से किसी फोटो का प्लेसमेंट आप इसी डिज़ाइन में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्वैप की फैसिलिटी मिलती है। जैसे ये 2 फोटोग्राफ हैं, इनका प्लेसमेंट मैं चेंज करना चाहता हूँ और इनका अगर कंपोजिशन भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट किया। तो जैसे ही ये फ़ोटो सिलेक्ट किया आप देखिए लेयर विंडो में ये फ़ोटो सिलेक्ट हो गया। इसका बाजू में एक मास्क दिया हुआ है, मतलब कि ये फ़ोटो एक मास्क के साथ एम्बेड है, मतलब कि लिंक्ड है। ये नीचे की दूसरी फ़ोटो मैंने सिलेक्ट की तो वो भी यहाँ पे उसके मास्क के साथ लिंक्ड है। अगर मुझे इन दोनों फोटो को चेंज करना है तो सबसे पहले मुझे उनको मास्क में से अनलिंक करना पड़ेगा। तो अनलिंक करने के लिए मैं इनको डबल क्लिक करता हूं तो ये ब्लू में से वाइट बॉर्डर हो गए। अब इस फोटो को सिलेक्ट करता हूं और डबल क्लिक करता हूं तो ये भी वाइट बॉर्डर हो गई है। अब शिफ्ट दबा के मैं नीचे की फ़ोटो सिलेक्ट करता हूं, मतलब एक साथ मेरी दोनों फोटो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे मुझे स्वैप के बटन से इसकी जगह चेंज करनी है। तो स्वैप का बटन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, या सॉरी मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं मूव टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे स्वैप फोटोज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। ये मैंने स्वैप के बटन को क्लिक किया। ये देखिए मेरे फोटोज़ की जगह चेंज हो गई है। अब अगर मैं इसको कंपोजिशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसको कंपोज कर सकता हूँ। अब ये फोटो मास्क से अनलिंक है इसलिए वो मास्क के अंदर ही कंपोज हो रही है। मैं फिर से डबल क्लिक कर देता हूँ। ये दूसरी फोटो है, इसको भी अगर मैं कंपोज करना चाहता हूँ तो मेरी बॉर्डर जो ब्लू है, अब ब्लू बॉर्डर के टाइम पे अगर मैं कंपोज करता हूँ तो ये मास्क के साथ छोटी बड़ी होती है, मतलब पूरी फोटो छोटी बड़ी होती है। लेकिन अगर मैं उसको इसी मास्क के अंदर छोटा बड़ा करना चाहता हूँ तो ये मैंने डबल क्लिक किया, मतलब ये भी मास्क से अनलिंक हो गई। अब मैं इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकता हूँ और उसकी जगह भी मास्क के अंदर सेट कर सकता हूँ। अब फोटो अटैचमेंट की एक और फैसिलिटी जो है, मतलब कि सिलेक्शन के ऊपर, मतलब मास्क के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टैम्प अवेलेबल है।
अगर मैं इस स्टैंप के साथ फोटो लगाना चाहता हूँ, स्टैंप के अंदर फोटो लगाना चाहता हूँ, तो मैंने ये स्टैंप सिलेक्ट किया। यहाँ पे नीचे गैलरी के अंदर फोटो को मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी फोटो इस मास्क के अंदर सेट हो जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है फोटो अटैचमेंट करने का। ये मेरी फोटो यहाँ पे लग गई, ये भी मास्क के साथ है। ये मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये मास्क को अनलिंक मैंने किया और ये फोटो मैंने यहाँ पे सेट कर दी। तो इस तरह से मैंने ऑटो पेज की मदद से जो एल्बम पेज तैयार किया था उसमें भी मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ, मतलब कि सेव कर लेता हूँ। 103, या तो मैं इसको अपने हिसाब से भी नाम दे सकता हूँ। जब आप बैच में डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 101 से सेव होंगे, उनके नाम ऑटोमेटिकली 101, 102, 103, 104 जैसे भी आप जितने पेज बनाएंगे बैच में तो उनके नाम 101 से ही स्टार्ट होंगे। और ऑटो पेज और टेम्पलेट में आपको फैसिलिटी मिलती है अपने हिसाब से नाम देने की। यहाँ पे मैं 003 ऐसा नाम दे सकता हूँ। बैच में जब वो सेव हो रहे तो वो ऑटोमेशन में बैकग्राउंड में सेव हो रहे, इसलिए आपको नाम देने का समय मिलता नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद पेज के नाम दे देता है। ये मेरा 003 नाम का पेज सेव हो गया है। और एक और ज़रूरत की बात मैं बता दूं, जो फोटो सेव हो रहे हैं वो आपके PSD और JPG दोनों ही फॉर्मेट में एक साथ सेव हो रहे हैं। ये मैं इसको बंद करता हूं। अब तीसरी जो फैसिलिटी है दैट इज टेम्पलेट, वो कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। हम फिर से कुछ फोटोज़ को सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फोटो का हम एक और पेज तैयार करते हैं। इसके लिए मैं टेम्पलेट के बटन को क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं टेम्पलेट के बटन को क्लिक करता हूं तो सॉफ्टवेयर मेरे सिलेक्शन के हिसाब से, जैसे अभी मेरे 6 फोटो सिलेक्ट हैं तो सॉफ्टवेयर मुझे 6 फोटो के जितने भी इंस्टॉल्ड टेम्पलेट होंगे उसका प्रीव्यू दिखा देगा। अब ये मेरे थंबनेल थोड़े बड़े हैं, अगर मैं इनको छोटा करना चाहता हूं तो कंट्रोल दबा के माउस अपर साइड में स्क्रॉल करूंगा तो ये थंबनेल मेरे छोटे हो जाएंगे। ये मैं यहाँ से स्क्रॉल करके जितने भी टेम्पलेट मेरे पास अवेलेबल हैं उनमें से चेक कर रहा हूँ कौन सा टेम्पलेट मैं इसमें यूज़ करना चाहता हूँ। ये टेम्पलेट मुझे अच्छा लग रहा है या ये टेम्पलेट भी अच्छा है, इसे मैं डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे सिलेक्टेड फोटोग्राफ्स उसी टेम्पलेट के साथ अटैच होके यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएंगे। ये देखिए मेरा टेम्पलेट तैयार होके आ गया है। अब सेम वे इसके अंदर भी अगर मैं मॉडिफिकेशन करना चाहता हूं तो वो मॉडिफिकेशन अवेलेबल है। इस फोटो को मुझे कंपोज करना है, मैंने डबल क्लिक किया, उसको थोड़ा बड़ा, यहाँ पे भी हमारे पास स्टैम्प अवेलेबल है। इस पे भी अगर हम कोई फोटोग्राफ लगाना चाहते हैं तो हम डबल क्लिक करके लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं टेम्पलेट की मदद से भी एल्बम पेज बना सकता हूं। इसे मैं सेव कर लेता हूं, 004। तो इस तरह से आप इसकी जो फोटो अटैचमेंट की जो फैसिलिटी है, बैच एल्बम, ऑटो पेज और टेम्पलेट, तीनों की मदद से बहुत आसानी से एल्बम डिजाइनिंग कर सकते हैं। इजी फोटो अटैचमेंट के बाद तीसरी रिक्वायरमेंट होती है फोटो कटिंग की। तो फोटो सेंस के साथ दिए हुए स्मार्ट कटिंग फैसिलिटी को हम चेक कर लेते हैं। फोटो कटिंग की रिक्वायरमेंट खास करके डीएम पेज बनाने के लिए रहती है। तो हम डीएम पेज ओपन करके भी कटिंग देख सकते हैं या पहले भी कटिंग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक फोटोग्राफ को लोड करता हूँ। इस फोटोग्राफ को हम कटिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी फोटो को अगर हमें कट आउट करना है तो उसे सिलेक्शन करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं इस फोटो को रफ सिलेक्शन कर लेता हूँ। रफ सिलेक्शन करने के बाद
ऊपर की साइड में हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन दिया गया है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते ही ये क्या करता है कि आपके रफ सिलेक्शन को रेक्टिफाई करके उसे प्रॉपर सिलेक्शन में कन्वर्ट करता है। तो ये फोटो हमारी प्रॉपर सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद मैं स्मार्ट कटिंग में जाता हूं। स्मार्ट कटिंग टूल को क्लिक करते ही पूरा स्मार्ट कटिंग मॉड्यूल राइट साइड में ओपन हो जाता है। यहां पे सबसे ऊपर है इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी, जो कटआउट होने के बाद हमारे काम में आती है। तो सबसे पहले सिलेक्शन होने के बाद जो एरिया हमारा अनसिलेक्टेड है उसको हम कट करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनवर्ट कट पे क्लिक करते हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि आपका इनवर्ट सिलेक्टेड एरिया, मतलब कि जो सिलेक्शन नहीं है उसके बाहर का एरिया ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। इसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन करना है, मतलब कितना एरिया ज्यादा कट हो गया है या कुछ रह गया है, तो वो चेक करने के लिए हम इनवर्ट ट्रांसपेरेंसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पार्ट हमारा बाहर रह गया है, तो उसे हम नॉर्मली लासो कटिंग की मदद से उस एरिया को हम अपने सिलेक्शन के अंदर ले लेते हैं। इतना किया, इसे हमने कट कर दिया। इसके बाद आप माउस स्क्रॉल से जूम इन जूम आउट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने का रीजन क्या है कि ये एरिया अपने ओरिजिनल डेटा के साथ ज्वाइंट हो जाए, मतलब कि ओरिजिनल जो कटआउट है हमारा उसमें जितना पार्ट हम और ऐड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, फोटो की ट्रांसपेरेंसी को इन्वर्ट करते हैं और इन्वर्ट करने के बाद सिलेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करके कट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से इन्वर्ट ट्रांसपेरेंसी करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास जो जो पार्ट हमारा रह गया था वो अंदर ऐड हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है उसको निकालने के लिए फिर से हम लासो टूल लेते हैं। से कट कर दिया। तो इस तरह से हमारा कटिंग तो हो गया है। अब ये जो खुरदरा पार्ट जो है, ये जो खुरदरा पार्ट जो बॉर्डर का रह गया है उसे प्रॉपर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे रिफाइन एज नाम का ऑप्शन दिया गया है। रिफाइन एज को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, हमें कितनी फेदर लगानी है, कितना स्मूथनेस देना है, प्लस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांशन, ये दो ऑप्शन और दिए गए हैं। इससे कि सिलेक्टेड पिक्सल्स के डेटा को आप फोटो के बाहर की साइड और अंदर की साइड ले सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइन एज करता हूं। ये देखिए अपना कटिंग प्रॉपर हो गया है। जैसे ही हम रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं तो हमारा कटिंग प्रॉपर हो जाता है। इसे मैं सेव कर लेता हूं, बट सेव करने से पहले जब तक आप यहाँ पे कटिंग कंप्लीट पे क्लिक नहीं करते बाकी का कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिव नहीं होगा। ये मैंने कर दिया कटिंग कंप्लीट। ये हमारा कटआउट रेडी हो गया है। फाइल में जाके सेव एज पीएनजी या पीएसडी किसी भी फॉर्मेट में हम फाइल को सेव कर सकते हैं। इसे क्लोज किया। अब हम एक और फोटो कटआउट करते हैं। सेम वे
इसे भी हम बाहर से रफ सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपरली सिंगल क्लिक में ही सिलेक्ट हो गया है। स्मार्ट कट में गए, इन्वर्ट कटआउट। अब ये जो बीच के जो ऑप्शन है, बीच का जो पार्ट है आंखों की साइड का, ये जो दिख रहा है, तो उसे हमें इसमें ऐड करना है। तो हम ये सिलेक्शन किया और यहां से ऐड कर दिया, तो वो पार्ट हमारा ओरिजिनल फोटो के साथ अटैच हो जाता है। तो ये जो ऑप्शंस है, कट, इन्वर्ट कट, ऐड, ये सारे ऑप्शन कटिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद बैकग्राउंड इरेजर है, जो कि ब्रश की मदद से भी आप बैकग्राउंड का पार्ट इरेज कर सकते हैं। ये सिलेक्टेड कलर, मतलब कि मैजिक इरेजर टूल जो है, किसी भी सिलेक्टेड कलर को अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया तो ये इतना रिमूव हो गया। अब मुझे फिर से उसको रिवर्ट करना है, ये इन्वर्ट इरेजर टूल, तो मैं फिर से इस पे क्लिक करूंगा तो ये पूरा पार्ट मेरा रिवर्स वापस भी आ जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे एडिटिंग करने के लिए यूज में आते हैं। यहां से ब्रश की साइज सेट होती है, ब्रश की फेदर सेट होती है, ब्रश का टॉलरेंस सेट हो जाता है। ये मैं इसको फिर से इन्वर्ट करके देख लेता हूं। अब फिर से ये जो बॉर्डर्स जो है इसकी, उसको रिफाइन करने के लिए हम रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे तो आपका कटिंग रेक्टिफाई हो जाएगा। ये प्रॉपर कटआउट हमारे पास अवेलेबल हो गया है। कटिंग कंप्लीट, फाइल में जाके सेव एज 02 कटआउट। अब हम डीएम पेज अगर जब बनाते हैं तो उसमें हम किस तरह से कटआउट ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। यहां पे हमने एक डिजिटल मिक्सिंग पेज ओपन किया जिसके अंदर ऑलरेडी 2 कटआउट लगे हुए। तो हम एक के बाद एक कटआउट पे हमारे ओरिजिनल फोटोग्राफ रिप्लेस करते हैं। ये फोटो हमने रिप्लेस किया डबल क्लिक करके। अब इस फोटो को कट करने के लिए हम पहले सीधे स्मार्ट कटिंग में चले गए हैं। अब हम उसे लासो टूल से रफ सिलेक्शन करते हैं। यह हमारा रफ सिलेक्शन हो गया है। इसे रेक्टिफाई करने के लिए फिर से हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के कमांड को क्लिक करते हैं। तो देखिए इसने सिलेक्शन को प्रॉपर रेक्टिफाई कर दिया है। इसके बाद इन्वर्ट कट करते ही बैकग्राउंड इरेज हो जाता है। बैकग्राउंड इरेज होने के बाद इसकी बॉर्डर को स्मूथ करने के लिए हम रिफाइन एज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से किसी भी फोटो को पेज में लोड करके बाद में भी कटआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कटआउट यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। बैकग्राउंड को भी हमें एडिट करना हो तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से एडिट कर सकते हैं। ये कटआउट इधर लग गया है। अब दूसरे कटआउट के साथ दूसरी फोटो रिप्लेस करने के लिए हम फिर से नीचे फोटो गैलरी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे कपल फोटोग्राफ है तो हम उसके साथ कपल फोटोग्राफ को ही रिप्लेस करते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ आपको करीब 300 से ज्यादा डिजिटल मिक्सिंग पेज दिए गए हैं। उन्हें आप इतनी ही आसानी से कटआउट रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। अब इस फोटो को हम कटआउट करते हैं। आप यहाँ पे पहले जो हमने 2 फोटो कटआउट किए उस तरह से पहले से भी कटआउट करके स्टोर करके नीचे फोटो गैलरी में उसको लोड करके डबल क्लिक करके रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कटआउट करके नहीं रखे हैं तो बाद में भी आप फोटो रिप्लेस करके उन्हें स्मार्ट कटिंग की मदद से इजीली कटआउट कर सकते हैं। इसके बाद इन्वर्ट ट्रांसपेरेंसी में जाके हम बाकी का पार्ट चेक कर लेते हैं। इस फोटो में देखिए राइट साइड में कुछ पार्ट ऐसा है जो रह गया है। तो हम लासो टूल से फिर से उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद
उसी पार्ट को कट करने से वो पार्ट हमारे सिलेक्शन के अंदर ऐड हो जाता है। फिर से हम इन्वर्ट ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। इस तरह से कट और ऐड, इसकी मदद से हम किसी भी कटआउट इमेज को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में, मतलब जो ब्राइड का जो लेफ्ट हैंड जो है उसकी थोड़ी बॉर्डर्स बाहर की साइड रह रही है, तो हम फेदर और स्मूथनेस को 0 कर देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को -1 करके उस एरिया को सिलेक्ट करके रिफाइन एज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे तो 1 पिक्सल का कलर एरिया, जो पिक्सल्स जो है वो अंदर की साइड चले जाते हैं। ये देखिए वो पार्ट हमारा अंदर की साइड चला गया है। इसी चीज को आप अगर ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो फिर से उसी पार्ट को सिलेक्ट करके फिर से रिफाइन एज करेंगे तो उतना पार्ट, उतने नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते जाएंगे। अब बॉर्डर्स को स्मूथ करने के लिए फिर से फेदर 1, स्मूथनेस 1 और कॉन्ट्रैक्ट भी सेट करके हम रिफाइन एज पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम रिफाइन एज पे क्लिक करेंगे तो फोटो की बॉर्डर, जो कटिंग, जो एरिया हमारा कटआउट हुआ है, जो खुरदरा जो है, उसको वो सॉफ्टनेस प्रदान कर देगा। ये हमारा कटआउट कंप्लीट हो गया है। अब ज़रूरत के हिसाब से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद मास्क विंडो में जाके मास्क गैलरी जो नीचे दी हुई है उधर जाके फेदर मास्क कैटेगरी में से हम ऊपर नीचे की साइड फेदर देना चाहते हैं तो हम फेदर मास्क लगा सकते हैं। ये हमने फेदर मास्क लगा दिया। अब जो 2 स्टेप दिए हुए हैं उन स्टेप के अंदर एक्स्ट्रा फोटोग्राफ अगर हम लगाना चाहते हैं तो फोटो गैलरी में से हम सिलेक्टेड फोटो पे डबल क्लिक करके उस स्टेप के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पहले भी आगे के 2 फोटोग्राफ में चेक कर चुके हैं। ये हमने दूसरी फोटो भी लगा ली है। तो इस तरह से बहुत ही नॉर्मल तरीके से हम डीएम पेज भी बना सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट के लेयर को यहां से डिलीट कर देते हैं। लेयर विंडो से टेक्स्ट के लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट के कमांड को प्रेस करके उसे डिलीट कर देते हैं। ये हमारे दोनों टेक्स्ट लेयर डिलीट हो गए। अब नए टेक्स्ट ऐड करने के लिए जैसे ही हम टी के टूल पे क्लिक करेंगे, मतलब कि टाइप टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट टेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे एक नाम लिख लेते हैं। राइट साइड में कलर पैलेट की मदद से हम उसे कलर दे सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी करना हो वो कर सकते हैं। प्लस नीचे टेक्स्ट सैंपल की मदद से, जो यहाँ पे स्मार्ट सैंपल के तरीके से दिए हुए, तो आपने जो भी लिखा है वो अलग अलग फॉन्ट में आपको प्रीव्यू करेगा। इसमें से जो भी डिजाइन, मतलब जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद हो उस फॉन्ट स्टाइल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे टेक्स्ट पेज के ऊपर इंसर्ट हो गए हैं। अब इनमें कलर फिल करने के लिए नीचे लेयर विंडो में से जाके हम कलर ओवरले पे क्लिक करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से जो भी कलर हमें फिल करना हो, फिर वो सॉलिड करना हो या ग्रेडियंट मोड में करना हो, हम 2 कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेडियंट मोड सिलेक्ट किया तो हमें स्टार्ट कलर और एंड कलर, 2 कलर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे कलर फिल हो गए हैं।
फिर से स्टाइल पे क्लिक करके हम उसे ड्रॉप शेडो दे देते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप शेडो के स्टाइल पे क्लिक करेंगे, आइकन पे मतलब कमांड पे क्लिक करते हैं, तो ये ड्रॉप शेडो विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम शेडो की साइज उसका एक्स वाई दोनों सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे फॉन्ट के ऊपर शेडो अप्लाई हो गया है। तो इस तरह से हमारा एक डीएम पेज कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं मैन्युअल डिजाइनिंग कैसे होता है। मैन्युअल डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करते ही साइज का विंडो ओपन हो जाता है, जिससे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेज साइज और डीपीआई सिलेक्ट करके न्यू पेज बना सकते हैं। इसके बाद इसमें यूज करने के लिए जो भी फोटो हम यूज करना चाहते हैं, उन फोटो को हम नीचे फोटो गैलरी में टैब पे क्लिक करके उसके ब्राउजर को ओपन करके फोटोज का फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने न्यू नाम का एक फोल्डर सिलेक्ट किया है। अब हमारे सारे फोटोज लोड हो गए। अब जिस फोटो को हम पेज में लेना चाहते हैं, उस फोटो को सिलेक्ट करके सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम पेज के ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद उस फोटो के ऊपर हम एक मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क अप्लाई करने के लिए हम मास्क गैलरी में चले जाते हैं और मास्क अप्लाई कर देते हैं। मास्क अप्लाई करने के बाद उसी फोटो के ऊपर हम स्ट्रोक अप्लाई करते हैं, जिसके लिए हम स्ट्रोक गैलरी में चले जाते हैं। इसके बाद एक और फोटो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेज के ऊपर लगाते हैं। उसके ऊपर भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मास्क लगा देते हैं। अब इसी तरह के मास्क को दूसरे फोटो के लिए यूज करने के लिए कंट्रोल जे करके इस फोटो की कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा लेयर डुप्लीकेट हो गया है। इसके बाद उसे नीचे ड्रैग करके उसके ऊपर हम दूसरी फोटो लगा देते हैं, तो वो मास्क के अंदर सेट हो जाएगी। फिर से हम एक और कॉपी कर लेते हैं और तीसरी फोटो लगा लेते हैं। फिर तीनों को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। अब क्लिप आर्ट गैलरी में जाके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक क्लिप आर्ट अप्लाई करते हैं। ये क्लिप आर्ट पे डबल क्लिक करते ही क्लिप आर्ट फोटो में इंसर्ट हो गया है। अब उस क्लिप आर्ट को कलर करने के लिए स्टाइल में जाके कलर ओवरले की मदद से हम उस क्लिप आर्ट को अपना जरूरी कलर अप्लाई कर देते हैं। क्लिप आर्ट को कलर करने के बाद अगर उसी क्लिप आर्ट का हम डुप्लीकेट करके यूज करना चाहते हैं, तो ये हमने कंट्रोल जे करके उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना ली है। रोटेट में जाके उसे 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। इस तरह से क्लिप आर्ट गैलरी में से कोई भी क्लिप आर्ट हम डिजाइनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल मार्कर टूल की मदद से एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। ये स्क्वायर हम बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट ना हो तो ऊपर सिलेक्शन में ग्लोबल सिलेक्शन करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद न्यू लेयर बनाते हैं और उस न्यू लेयर में कंट्रोल बैक स्पेस करके हम बैकग्राउंड कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एक ब्लैक स्क्वायर तैयार हो गया है। अब फिर से फोटो गैलरी में जाते हैं और जिस भी फोटो को हम इस पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे फोटो सेट करने के बाद फिर से मास्क गैलरी में से फेदर मास्क अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हम मास्क की मदद से फोटो को प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा मास्क अप्लाई होके रेडी हो गया है। फिर से फोटो गैलरी में जाते हैं। एक और फोटो ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटो में मतलब कि पेज में इंसर्ट करते हैं। इस फोटो में हमें ग्रेडियंट फेदर अप्लाई करनी है, तो हम फिर से मास्क में जाते हैं और
एक फेदर मास्क अप्लाई करते हैं। मास्क के अंदर करीब 1000 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी में मास्क दिए हुए। अब इसके बैकग्राउंड में हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, फिर से न्यू लेयर करते हैं। अब इसके अंदर भी हमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है, बट हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम कलर पैलेट में क्लिक करके बैकग्राउंड के लिए कलर सिलेक्शन चेंज कर लेते हैं। अब कंट्रोल एस्केप, जैसे ही हम कंट्रोल बैकस्पेस, जैसे ही हम कंट्रोल बैकस्पेस पे क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड कलर फिल हो जाता है। हमें क्लिप आर्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो हमने क्लिप आर्ट को डिलीट कर। अब किसी भी पीएसडी में अगर क्लिप आर्ट अवेलेबल हो और वो पीएसडी ओपन करके उसमें से हम कोई क्लिप आर्ट ओपन करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। अब क्लिप आर्ट वाली एक पीएसडी हमने ओपन की है, इसमें से जो भी क्लिप आर्ट हम अपने पेज में इंसर्ट करना चाहते हैं उस क्लिप आर्ट को हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये क्लिप आर्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। इसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्रेस करके हम लेयर विंडो में उसी लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। इसे एडिट मेनू में जाके कॉपी करते हैं। ये हमने यहाँ पे वो क्लिप आर्ट पेस्ट कर दिया है। फिर से हम उसी पीएसडी में जाते हैं। यहाँ से एक और क्लिप आर्ट हम लेना चाहते हैं तो हम कंट्रोल दबा के लेयर विंडो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए वो लेयर भी सिलेक्ट हो जाता है। ये हमने कॉपी किया। फिर से अपने ओरिजिनल पेज में चले जाते हैं, कंट्रोल वी किया। ये देखिए हमारा सिलेक्टेड लेयर यहाँ पे पेस्ट हो गया है। उसे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ये हमने उसे रोटेट कर दिया। अब इसे थोड़ा क्रिएटिव बनाने के लिए इसमें अगर हम कोई भी स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेयर में विंडो में स्टाइल पे क्लिक करके ड्रॉप शेडो अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम ड्रॉप शेडो पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप शेडो एडिटिंग विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम ड्रॉप शेडो की साइज और उसका डायरेक्शन एक्स और वाई एक्सिस दोनों एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा ड्रॉप शेडो भी अप्लाई हो गया है। अब हम स्ट्रोक गैलरी में जाके सिलेक्टेड फोटोज को स्ट्रोक अप्लाई करते हैं। हम तीनों ही फोटो में एक ही कलर का स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो हम स्ट्रोक सिलेक्ट करके स्ट्रोक अप्लाई कर देते हैं। ये हमने ग्रेडियंट स्ट्रोक लिया और ये अप्लाई किया। तो इस तरह से हमारा स्ट्रोक भी बहुत आसानी से लग जाता है। ये हमारा एक पेज कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसे हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल डिजाइनिंग भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऑटोमेटिक डिजाइन ही करनी है तो उसके लिए टेम्पलेट्स डाउनलोड करना जरूरी है। तो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए हमें वेबसाइट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर के साथ हमें फोटोसेंस थीम डाउनलोडर दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं कि थीम डाउनलोडर की मदद से हम किस तरह से सभी टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें इंस्टॉल कर सकते हैं। फोटोसेंस थीम डाउनलोडर, जहां पे आपका फोटोसेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है उसी फोल्डर के अंदर ये ग्रीन कलर के आइकॉन के साथ अवेलेबल है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही फोटोसेंस थीम डाउनलोडर स्टार्ट होगा तो यहाँ राइट हैंड साइड में सिलेक्ट टेम्पलेट साइज, जिस साइज के टेम्पलेट आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस साइज को सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो भी साइज सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से बनने वाली सब साइज आपको यहाँ पे दिखती है। तो ये सब साइज आप देख सकते हैं कि आप जो भी एल्बम बनाना चाहते हैं, जो साइज का एल्बम बनाना चाहते हैं वो इसमें अवेलेबल है कि नहीं। आप जैसे ही साइज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे के एरिया में आपको उस साइज के टेम्पलेट्स के थंबनेल दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में डाउनलोड पाथ दिया हुआ है। यहाँ से आप अपने ओरिजिनल
टेम्पलेट्स कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि सारे टेम्पलेट अलग अलग EXE मोड में डाउनलोड होंगे, तो उसका पाथ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो जिस ड्राइव में आपके पास जगह हो वहां पे एज अ बैकअप आप उसका पाथ दे सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे टेम्पलेट के थंबनेल लोड हो गए हैं। ये एक लाइन में 2 थंबनेल दिख रहे हैं। अगर इस थंबनेल की साइज को हम छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल दबा के माउस को अपर साइड में स्क्रॉल करने से ये थंबनेल की साइज छोटी हो जाएगी। यहाँ पे डाउनलोड का पाथ सेट कर लेते हैं। मैं D ड्राइव सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जो भी टेम्पलेट्स हमें डाउनलोड करने हैं उसके थंबनेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हमें सीधा माउस का लेफ्ट क्लिक दबाना है। इसके लिए हमें कंट्रोल या शिफ्ट कुछ भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पे सिर्फ 4 थीम सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए हमारा कलेक्शन डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही ये कलेक्शन डाउनलोड होगा तो ऑटोमेटिकली उसका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए उसका सेटअप स्टार्ट हो गया है। यहाँ से आपको सिर्फ ड्राइव लेटर देना है। जिस ड्राइव में आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कीजिए। यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर ई ड्राइव में इंस्टॉल किया है, इसलिए हम टेम्पलेट ई ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हमारा टेम्पलेट इंस्टॉल हो गया है। ये दूसरा टेम्पलेट का थीम भी डाउनलोड हो रहा है। तो इस तरह से आप फोटोसेंस थीम डाउनलोडर की मदद से जितने भी थीम आप डाउनलोड करना चाहें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे थीम आप सिंगल सिटिंग में ही डाउनलोड कर लें। जो जो थीम आपके डाउनलोड होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आप दूसरी बार जब थीम डाउनलोडर ओपन करेंगे तो वो थीम आपको बिल्कुल नीचे की लाइन में दिखाई देंगे। हमारा चारों कलेक्शन का डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे मैं दूसरी साइज सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारे दूसरी साइज के भी थंबनेल अवेलेबल हो गए हैं। इसे भी आप उसी तरह जो भी थंबनेल मतलब जो भी थीम आपको पसंद आए उस थीम पे क्लिक करके डाउनलोड कलेक्शन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे PS डेटा के अंदर वेडिंग एल्बम फोल्डर के अंदर हमें सभी साइजें यहाँ पे दिखती है। ये जितनी भी साइजें हमारी इंस्टॉल है इतने कॉम्बिनेशन हमें फोटोसेंस में दिखाई देंगे डिजाइनिंग के दौरान। मटेरियल पूरा हमारा यहाँ पे इंस्टॉल होता है। ये मटेरियल के फोल्डर में देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड्स, ये क्लिप आर्ट, ये फोटो इफेक्ट्स, ये मास्क, फोटो बॉक्स, शेप, स्ट्रोक। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंटेंट आप डाउनलोड करके एक के बाद एक इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टेम्पलेट कन्वर्टर दिया हुआ है। ये टेम्पलेट कन्वर्टर किस लिए काम करता है? टेम्पलेट कन्वर्टर की मदद से आप अगर डाउनलोड की हुई थीम में से डायरेक्टली PSD सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फोटोसेंस ई ड्राइव में मेरा इंस्टॉल है, मैंने पाथ सिलेक्ट किया। ये वेडिंग एल्बम समझो 1236 के किसी भी थीम का कोई भी एक टेम्पलेट मैं एज अ PSD स्टोर करना चाहता हूँ और उस PSD में से मैं फोटोशॉप में डिजाइनिंग करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे ये थीम मुझे पसंद है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो इस फाइल की PSD ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। इसे मैं डायरेक्ट फोटोशॉप के अंदर ओपन करके भी डिजाइनिंग कर सकता हूँ। ये देखिए मेरी PSD फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरह से यही थीम आप फोटोशॉप में भी यूज कर सकते हैं और एल्बम सेंस में भी यूज कर सकते हैं। बट फायदा ये है कि आप एल्बम सेंस में डिजाइनिंग करेंगे तो आपकी डिजाइनिंग ऑटोमेशन में होगी। फोटो सेंस में यही काम आपको मैन्युअली करना पड़ेगा।